हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट होम साइंस में आज आप लोग लेसन 11 पढ़ेंगी, जिसका नाम है लेसन 11 यानी चैप्टर 11 का जो शीर्षक है वो है आपका विभिन्न रोग एवं दुर्घटनाओं में उपचार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार का अर्थ। हम सभी प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। हम मनुष्य हैं जो प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। अब ये काम चाहे आपके घर के हो, चाहे दफ्तर के या बाज़ार के या कारखाने के आदि के हो सकते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहते हैं। इन्हीं कार्यों को करते समय हमें कभी भी चोट लग सकती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, इंसान कभी बैठे रहता नहीं है, कुछ न कुछ करता रहता है। तो जब कुछ न कुछ इंसान करेगा मनुष्य, तो जाहिर सी बात है कभी कभी उसको चोट भी लग सकती है। अब चोट लगने के कारण चाहे जो भी हो, चोट कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकती है। ये चोटें होते हैं अकस्मात तथा बिना जानकारी के लगती हैं और अचानक हुई बुरी घटना दुर्घटना कहलाती है। इसी प्रकार की बुरी घटना का तुरंत उपचार करने की आवश्यकता है। यह बिना डॉक्टर के दुर्घटना स्थल पर किया जाने वाला उपचार है। इसमें क्या करना रहता है कि पट्टी बांधना, मरहम लगाना, आराम से लिटाना, ताज़ी हवा करना तथा क्या करना है, मनोबल बढ़ाना आदि उपचार किए जाते हैं। इस उपचार में कोई परंपरागत दवाएं न दी जाती है, ना ही कुछ की जाती है, बल्कि दुर्घटना स्थल पर मिलने वाली वस्तुओं से ही उपचार कर दिया जाता है। ऐसा उपचार ही आपका क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक जो होता है चिकित्सक का अर्थ। अब तक तो हमने प्राथमिक उपचार पढ़ा, अब प्राथमिक चिकित्सक कौन होता है। तो दुर्घटना स्थल पर जो डॉक्टर के आने से पूर्व उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जो चिकित्सा व देखभाल की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ देखिए प्राथमिक चिकित्सक के अर्थ की बात की गई है। प्राथमिक चिकित्सक किसे कहते हैं, तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा करने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बच्चे कि प्राथमिक चिकित्सा के अंदर जो चिकित्सक होते हैं, यानी जो व्यक्ति उनका इलाज कर रहा है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का, उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा का कार्य बहुत कठिन होता है, इसे हर व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्रायः देखा गया है कि आकस्मिक दुर्घटना के लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। और एक प्राथमिक चिकित्सक के अंदर निम्न गुण होने चाहिए। नंबर 1 की यदि हम बात करें तो नंबर 1 में आप देखेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा को बुद्धिमान व चतुर होना चाहिए। नंबर 2 की बात करें, चिकित्सक को पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। और नंबर 3 की बात करें तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। और नंबर 4 की बात करें तो प्राथमिक चिकित्सा को सहन शक्ति वाला होना चाहिए। और जो नंबर 5 है वो है उससे पट्टी बांधने, कृत्रिम सांस देने, हड्डी टूटने पर उसकी चिकित्सा करने का ज्ञान भी होना चाहिए। और नंबर 6 जो गुण होते हैं वो है इसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चिकित्सा पहले की जाए, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कुछ प्राथमिक चिकित्सक के गुण। अब जो हम पढ़ाएंगे आप लोग को, अगला जो टॉपिक है वो है प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य। यानी जो ऊपर हमने क्या पढ़ा, प्राथमिक चिकित्सक के अंदर कुछ गुण होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि उनका क्या कर्तव्य है, किनका, प्राथमिक चिकित्सा जो दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जो इलाज कर रहा है व्यक्ति है, उसके कुछ कर्तव्य होने चाहिए। पहला कर्तव्य जो होता है उसका वो है कि प्राथमिक चिकित्सा का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजे, न कि स्वयं जाए। उसे स्वयं इलाज करना है, बल्कि और डॉक्टर को बुलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेज देना है। दूसरा जो कर्तव्य होता है वो है कि यदि व्यक्ति के कहीं से खून बह रहा है उसके शरीर से, तो सबसे पहले उसे रोकने का उपाय करें,
तीसरे कर्तव्य होते हैं कि यदि व्यक्ति ने जहर खाया हो तो उसे सबसे पहले क्या करवाएं, उल्टी करवाएं। चौथा पॉइंट जो कर्तव्य है वो है उसे भीड़ से हटाकर खुले और सुरक्षित स्थान पर लिटाएं। और पांचवा पॉइंट है कि यदि उसकी सांस बंद हो तो उसे कृत्रिम सांस दिलाएं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि कुछ सामान्य रोग है। जैसे आपके सामान्य रोग में सबसे पहले हम बात करते हैं निर्जलीकरण की। तो जो निर्जलीकरण की स्थिति में क्या होता है कि बच्चे कि शरीर में से जो होता है पानी की मात्रा समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, या एक आकस्मिक स्थिति होती है। यह एक आकस्मिक स्थिति होती है जिसमें कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस कारण जब किसी व्यक्ति के शरीर में जल की मात्रा घट जाती है तो वह हानिकारक स्थिति हो जाती है। और जो निर्जलीकरण जो होता है वह प्रायः बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। जैसे बच्चों में उल्टी दस्त से क्या होता है, निर्जलीकरण की संभावना सबसे अधिक बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्जलीकरण की जो अवस्था है वो किन कारणों से होता है। ठीक है, तो निर्जलीकरण का प्रमुख कारण होता है कि शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुरूप जल न मिलना। जैसे उल्टी दस्त की स्थिति में क्या होता है कि शरीर से पानी की कमी होने लगती है शरीर में। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है जब व्यक्ति को लू लग जाता है तो शरीर में पानी की कमी आ जाती है, और गंभीर रूप से जल जाने पर भी शरीर में पानी की कमी आ जाती है। तो मुख्य रूप से ये 3-4 कारण है जिससे व्यक्ति को प्रायः निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे निर्जलीकरण के लक्षण की बच्चे। तो ध्यान दीजिए कि जो लक्षण हम कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी है। तो निर्जलीकरण की स्थिति में रोग के अनेक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पहला जो है, व्यक्ति का मुंह व गला सूख जाता है, उसे बहुत अधिक प्यास लगने लगती है, उसकी त्वचा शुष्क दिखाई देने लगती है, आंखों के नीचे काले घेरे उभर कर आते हैं, और तो और व्यक्ति के शरीर का पसीना भी समाप्त हो जाता है तथा उसे परेशानी महसूस होने लगती है। इस प्रक्रिया में शरीर का जो रक्त होता है वह गाढ़ा होने लगता है, जिससे रक्त प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है और व्यक्ति के लिए यह स्थिति क्या हो जाती है, घातक सिद्ध होती है। निर्जलीकरण की स्थिति में मूत्र विसर्जन की मात्रा भी घटने लगती है, जिससे शरीर में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं, और इसका प्रभाव जो होता है व्यक्ति के पूरे शरीर पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये थे आपके निर्जलीकरण के लक्षण, जैसे आप पहचान सकती हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में जल की कमी है। तो अब तक हमने निर्जलीकरण के कारण और लक्षण पढ़े। अब अगला जो टॉपिक है हमारा निर्जलीकरण में प्राथमिक उपचार के रूप में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, निर्जलीकरण की स्थिति पे होने पर सर्वप्रथम व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या करना है, तरल पदार्थ देने चाहिए। ठीक है, तरल पदार्थ में आप क्या देंगे, नींबू पानी, नारियल का पानी, जूस, छाछ आदि आप दे सकती हैं। रोगी को नमक युक्त पानी देना चाहिए, मुक्त नहीं युक्त यानी नमक युक्त पानी देना चाहिए, और निर्जलीकरण की अवस्था में पानी को उबाल कर ठंडा कर लेना चाहिए। फिर उसमें क्या करना है, चुटकी भर नमक और चीनी मिलाकर घोल बनाकर देना चाहिए, और वह घोल रोगी को बार बार क्या करना है, पिलाना चाहिए। वैसे भी आजकल बने बनाए घोल पाउडर भी हमारे मार्केट में मिलते हैं। उस उल्टी और दस्त को रोकने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन के माध्यम से खनिज लवण सीधे रक्त में मिला देते हैं, जिससे निर्जलीकरण में क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, निर्जलीकरण का उपाय जितना तीव्र हो सके उतना पहले कर देना चाहिए, और इसके पश्चात तुरंत डॉक्टरी उपाय भी करना चाहिए। अन्यथा रोगी से क्या होता है कि रोगी व्यक्ति को देरी करने पे उसकी मृत्यु होने का भी भय बना रहता है। ये था हमारा निर्जलीकरण टॉपिक। अगला जो सामान्य रोग है वो है हमारा तेज ज्वर। तेज ज्वर मीन्स होता है तेज बुखार की बात की जा रही है। जब व्यक्ति को ज्वर आता है यानी फीवर जिसको हम कहते हैं, ये फीवर जो होता है
यह बहुत कमजोरी महसूस होता है इसमें। ज्वर अपने आप में कोई रोग नहीं होता है, बल्कि यह रोगों को प्रकट करने का एक लक्षण होता है। जब व्यक्ति के शरीर में रोग आ जाते हैं तो उसको हमारे सामने वह किस रूप में सबसे पहले प्रकट होता है, तो ज्वर के रूप में होता है। ज्वर का कारण जो होता है संक्रमण होता है। वास्तव में ज्वर से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का सामान्य तापमान से बढ़कर क्या होता है, अधिक हो जाता है। उसका तापमान जो सामान्य होता है उससे बढ़कर वह अधिक हो जाता है। साधारण स्थिति में व्यक्ति का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। यदि शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है तो इससे तीव्र ज्वर माना जाता है। तीव्र ज्वर का व्यक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः इसका प्राथमिक उपचार अतिशीघ्र करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तेज ज्वर में प्राथमिक उपचार क्या करना है। जब व्यक्ति को तीव्र ज्वर होता है यानी बुखार आता है तो सबसे पहले इसका कारण जाना जाता है कि आखिर ये बुखार हुआ क्यों, व्यक्ति को ज्वर क्यों है, फिर उसे कम करने के उपाय कीजिए, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। ठीक है। नंबर 1 उपाय की बात करें तो सर्वप्रथम रोगी को साफ एवं हवादार स्थान पर ले जाया जाता है। और नंबर 2 उपाय में आप क्या प्राथमिक उपचार में करेंगी, तो सबसे पहले ज्वर यदि बहुत तीव्र होती है तो रोगी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखें और पट्टी थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहें। और इससे क्या होता है कि रोगी को आराम मिलता है। यहाँ तक कि कार्य तब किया जाता है जब तक रोगी का तापमान कम ना हो जाए। ठीक है। तीसरा प्राथमिक उपचार में आप क्या करेंगे कि रोगी का ज्वर उतरने के लिए स्पंज भी प्रभावी उपाय है। इसके लिए स्पंज के किसी छोटे टुकड़े को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ कर लेते हैं। इससे ठंडे और गीले तौलियों को रोगी का पूरा शरीर पोंछते हैं। इस क्रिया से भी रोगी को थोड़ा बहुत आराम मिलता है। ठीक है। और अगला पॉइंट जो है वो है तेज ज्वर की स्थिति में रोगी को पेय पदार्थ देते रहना चाहिए। इससे रोगी को कमजोरी महसूस नहीं होती है। ठीक है। अगला पॉइंट जो है आपका वो है तेज ज्वर की स्थिति में रोगी को एंटीबायोटिक औषधि जैसे क्रोसिन, पैरासीटामोल आदि दी जाती है। अगला उपचार आप क्या करेंगे तीव्र ज्वर में कि ज्वर की स्थिति में रोगी को चिकित्सक के पास ले जाया जाता है, जिससे उसका उचित इलाज हो सके। ठीक है। तो ये थे हमारे तीव्र ज्वर के कुछ प्राथमिक उपचार। और अगला जो हमारा सामान्य रोग है वो है लू लगना। क्या है? लू लगना। तो भारतवर्ष जैसे गर्म देश में गर्मी के मौसम में लू लगना एक सामान्य घटना होती है। आप सभी लोग को पता है कि भारत एक गर्म देश है और यहाँ पे लू लगना किसी भी व्यक्ति की एक सामान्य घटना मानी जाती है। साधारण रूप से तेज गर्मी में रहने से लू लग जाती है और लू लगने की स्थिति में प्राणी बहुत बेचैन हो उठता है, उसे चक्कर भी आता है और कई बार उचित उपचार न मिलने की स्थिति में व्यक्ति की कभी कभी मृत्यु तक भी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लू लगने के कारण कि किसी व्यक्ति को लू क्यों लगता है, उसके जो लक्षण। ठीक है। तो लू लगने की स्थिति में अनेक लक्षण प्रकट होते हैं। कारण तो आप लोग पहले ही जान चुके हैं, गर्मी के मौसम में धूप की वजह से लू लगते हैं। ठीक है। लक्षण में हम कैसे समझेंगे कि किसी व्यक्ति को लू लगा है, तो लू लगने में पर क्या होता है कि सिर में तीव्र दर्द होने लगता है और व्यक्ति को चक्कर भी आ जाते हैं। दूसरे जो लक्षण हमारे सामने आते हैं तो कभी कभी लू लगने से व्यक्ति के शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। और अगला जो लक्षण है वह लू की अवस्था में आँखों की पुतलियाँ जो होती है वह सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका लू लगने से चेहरा लाल हो जाता है और कभी कभी लू लगने से त्वचा शुष्क भी हो जाती है और मुंह हमारा क्या होता है, सूखने लगता है। नेक्स्ट जो है रोगी को बार बार प्यास लगती है और लू लगने से व्यक्ति की नाड़ी की जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है। अगला पॉइंट जो है लू लगने की स्थिति में व्यक्ति की श्वसन प्रणाली ठीक से कार्य करना बंद कर देती है तथा सांस लेने में आवाज़ भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है लू लगने की स्थिति में कई बार व्यक्ति को तीव्र बुखार भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं
लू लगने पर प्राथमिक उपचार कैसे करना है। तो सबसे पहले हम उपचार की बात करें तो नंबर 1 जो आपको उपचार करना है वो है रोगी को सर्वप्रथम छायादार व हवादार स्थान पर ले जाना चाहिए। दूसरा उपाय क्या करेंगे आप लोग कि रोगी के सिर पर बर्फ़ की थैली रखनी चाहिए। नेक्स्ट उपाय में आप लोग रोगी के ज्वर जब कम हो जाए या उतर जाए तो उसे आराम करने को कहना चाहिए और रोगी को कच्चा आम देना चाहिए, अगर हो सके तो आम का पन्ना भी देना चाहिए। और अगला जो उपाय आप है वो करेंगी वो है रोगी को ठंडे पदार्थ देनी चाहिए। नेक्स्ट उपाय में क्या करेंगे कि रोगी के हाथ पैर को ठंडा करने के लिए हथेली व तलवों पर मेहंदी भी आप लगा सकती हैं। ये जो उपचार है वह लू लगने पर आप लोग कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सामान्य रोग है वो है जलना एवं झुलसना। व्यक्ति का शरीर बहुत कोमल होता है, किसी प्रकार के तापमान के संपर्क में आने पर वह जल जाता है या झुलस जाता है। व्यक्ति का शरीर सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार के संपर्क से भी जल जाता है। जब कोई व्यक्ति जल जाता है या झुलस जाता है तो उसे तीव्र पीड़ा होती है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार देना आवश्यक होता है, नहीं तो रोगी की कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो व्यक्ति 50% से अधिक जल जाए तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है, अतः इसका प्राथमिक उपचार करना आवश्यक है। कई बार वस्त्रों पे आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि हमको निम्न उपाय करना चाहिए। तो वस्त्रों में आग लगना या जल जाना क्या होता है कि कभी कभी रेशमी वस्त्र शीघ्र आग पकड़ लेते हैं, अतः रसोई घर में काम करने वाली महिलाओं को हमेशा सूती वस्त्र पहनने को इसीलिए कहा जाता है। लेकिन यदि फिर भी लापरवाही से आग लग जाती है तो आपको निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले की बात करें तो कपड़े में आग लग जाने पर इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि आग को बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए कोई भी भारी कंबल लेकर व्यक्ति को लपेट देना चाहिए, उसे ज़मीन पर लिटा देना चाहिए। इस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का मुंह खुला रहना चाहिए। नेक्स्ट उपाय आप क्या करेंगी, आग से जले व्यक्ति पर ठंडा पानी डालना चाहिए, इससे आग बुझती है और जलन भी कम होती है। और नेक्स्ट जो है व्यक्ति के कपड़े जूते आदि उतार देने चाहिए। कपड़े यदि उतर ना रहे हो तो उन्हें काट कर उतार देना चाहिए। अब जो है वह प्राथमिक उपचार के रूप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आग लगने की स्थिति में सर्वप्रथम व्यक्ति को आराम से लिटा देना चाहिए, उसे कपड़ा उड़ा देना चाहिए, इसी के साथ उसे पानी के लिए चाय या दूध देना चाहिए, ठीक है। रोगी के शरीर पर यदि छाले पड़ जाए तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, उससे पीड़ा होती है तथा कई बार घाव भी हो जाते हैं। रोगी को यदि ठंड लग रही है तो उसे बिस्तर पर गर्म पानी की बोतलें रख देनी चाहिए। यदि व्यक्ति के कपड़े क्या हो रहे हैं कि यदि व्यक्ति के कपड़े चिपक जाए तो उन्हें बहुत सावधानी से उतारना चाहिए, ठीक है। और जले स्थान पर नारियल या जैतून का तेल लगाना चाहिए, इससे क्या होती है कि व्यक्ति को ठंडक मिलती है। व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके योग्य चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ सामान्य रोग और कुछ सामान्य दुर्घटना जिनमें आप प्राथमिक उपचार कर सकती हैं।